आईजीआर के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है विनोद और आज हम आपको लेके पहुंचे हैं नरवाड़ कबड्डी एकेडमी। नरवाड़ कबड्डी एकेडमी का नाम अब इतना बड़ा हो चुका है, इतना फेमस हो चुका है कि आप सब दर्शक जो देख रहे होंगे, मेरे ख्याल से आप सब इनको जानते होंगे। और आज हम आपको मिलवाने वाले हैं उस शख्स से, नरेश नरवाल जी जिनको कहते हैं, जो निर्माता हैं बड़े बड़े कबड्डी खिलाड़ियों के, जो निर्माता हैं जो प्रो कबड्डी के बड़े से बड़े खिलाड़ी के। और उनकी अपनी एक बहुत लंबी कहानी है, उनका अपना एक जुनून जो बचपन में शुरू हुआ था कबड्डी को लेके, और वो जुनून उनको कहाँ तक ले आया और उस जुनून में और कितने लोग शामिल हुए और कितने खिलाड़ी शामिल हुए और वो जुनून उनको कहाँ तक लेके पहुँचा। और ये कबड्डी एकेडमी जो यहाँ पे है, ये कैसे बनी, कब बनी और कैसे हम इसका फ़ायदा ले सकते हैं। कबड्डी यहाँ के खिलाड़ियों के लिए न सिर्फ खेल है, एक पागलपन है। वो पागलपन, वो जुनून जो धीरे धीरे बढ़ता है और उनको कामयाबी के शिखर तक ले जाता है। तो हम आपसे मिलवाने वाले हैं अभी नरेश नरवाल जी से। नरेश जी, आपका चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने समय दिया हमसे मिलने के लिए। अब नरेश नरवाल जी के पहले उनकी कहानी पूछते हैं, फिर आगे की बातें, क्योंकि हमने एक पहले इनसे मुलाकात करी थी, वीडियो बनाया था, जिसमें उसके बाद काफ़ी सारे सवाल हमारे पास पहुंचे थे अलग अलग राज्य से और विदेशों से। जो कबड्डी के खिलाड़ी हैं, जो शौकीन हैं, जो पैशनेट हैं, जुनूनी खिलाड़ी हैं, उनके बहुत सारे सवाल बाकी रह गए थे, जिनके जवाब के लिए हम फिर से पहुँचे हैं। कबड्डी के भगवान का शायद दर्जा दे दें तो भी कम होगा। नरेश नरवाल जी, नरेश जी बताएं। देखिए भाई जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे नरवाड़ परिवार के, या प्रदीप नरवाड़ है जो मेरा प्रिय शिष्य है, राकेश है, जो भी हमारे शिष्य हैं, और जो पूरे दूसरे भाइयों के शिष्य भी हैं, पूरे परिवार, नरवाड़ परिवार के जितने भी फ़ैन हैं, कबड्डी के फ़ैन हैं, सभी को मैं नमस्कार करता हूं और धन्यवाद करता हूं देखने के लिए। आपका चैनल पर देखते रहे, कबड्डी की जो भी अपडेट हो, नरवाड़ एकेडमी हो या नरवाड़ प्लेयरों की हो, जो भी हो, आपके माध्यम से मिलती रहेगी। धन्यवाद बहुत बहुत। नरेश जी, हम जानना चाहेंगे कि आपके बचपन से हमें बड़ा लगाव है, हम आपकी कहानी हम जानना चाहते हैं, दर्शक हमारे, कि कब आपने शुरू किया, कब ये कबड्डी जो खेल है आपका जुनून बन गया, कहाँ से आपने शुरुआत करी, क्या क्या आपकी उपलब्धियाँ हैं, और कब ये जुनून को जो है और लोगों तक बांटने का आप में जज्बा जागा, कहाँ से आपने शुरुआत करी बचपन से? देखिए, हम तो भाई जी 82 का हमारा जन्म है, तो 82 में हम तो जिस टाइम पैदा हुए उस टाइम हमारे को तो गांव में कबड्डी खेलते पाए थे। अच्छा। कबड्डी चालू थी हमारे गांव में। हम भी बच्चे थे उस टाइम पे, शाम के टाइम पे टाइम पास करने के लिए चले जाते थे। ग्राउंड में रेता था, पहले मिट्टी में खेलते थे, वहाँ खेलने के लिए चले जाते थे। आहिस्ता आहिस्ता हमारे गांव के नौकरी लगने लग गए, घर वालों को भी बहुत चस्का हो गया, किस कबड्डी से तो नौकरी लगते बच्चे। अच्छा। हाँ, पूरा गांव कबड्डी खेलने लग गया। क्यों, पहले 5-4 बच्चे लगे, फिर 10 लगे, फिर 20 लगे, तो सभी पूरे गांव में चस्का हो गया। कोई भी अपने बच्चों को ये नहीं कहता था कि ग्राउंड में मत जा, सुबह बच्चा स्कूल में जाओ ना जाओ, कोई नहीं डांटता था, पीटता था उसको। पर शाम के टाइम और सुबह के टाइम ग्राउंड में नहीं जाएगा तो उसको डांटते भी थे और पीटते भी थे। अच्छा। हमारे साथ भी यही करते थे घर वाले, बहुत चस्का था घर वालों को। ओके। आहिस्ता आहिस्ता फिर थोड़े हम भी समझदार हो गए, स्कूल लेवल में भी खेले, अंडर 17 की नेशनल भी खेले, अंडर 19 की भी खेले, जूनियर में भी खेले। जो गोल्ड आया हमारा बिहार में हुई थी, और फिर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेले जो अमृतसर में हुई थी जी। 2001 और 2002 में। 2002 में उसके बाद में फिर नौकरी करने की ज़्यादा इच्छा भी नहीं थी, फिर हमारा एक ही तमन्ना थी, बस खेल की तरफ ज़्यादा ध्यान था। जो हमारे साथी थे कई वो नौकरी लग गए थे। उसके बाद में फिर हमने भी सोच लिया कि हाँ भाई, खेल में तो इतना नाम नहीं कमा पाए, ज़्यादा मतलब इतने सुपर डुपर खिलाड़ी नहीं हो पाए, नाम कमाने की बहुत इच्छा थी। हमने फिर सोच लिया माँ भाई बच्चों को की प्रैक्टिस कराएंगे जी। उसी टाइम फिर 2002-3 में 3-4 में बच्चों की प्रैक्टिस करवानी शुरू कर दी। अपना एक ग्राउंड बना के
और प्रैक्टिस करवाने लग गए। ये प्रदीप था, राकेश था, विनोद थे, ये 10-15 बच्चे थे, इन्हीं प्रैक्टिस कराने लग गए। बहुत छोटे छोटे थे उस टाइम पर, तो ये होंगे मेरे हिसाब से 10-10, 11-11 साल के। उस टाइम से वहाँ वहाँ से शुरुआत कराई आपने? हाँ, वहाँ से शुरुआत कराई कबड्डी खिलाने की। जी। एक खास बात यहाँ पे बातचीत हम करते रहेंगे। खास बात निकल के जो आ रही है, ये जुनून कहाँ से आया कबड्डी का नरेश नरवाल जी में, जो मार्गदर्शक हैं इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों के, प्रो कबड्डी के खिलाड़ियों के। ये जुनून आया माँ बाप की डांट से। तो गांव में एक लहर उठी थी उस वक्त, जो बता रहे हैं इनके बचपन के समय में। गांव रिंडाणा, गांव रिंडाणा, जिला सोनीपत, हरियाणा। तो इस गांव में एक लहर थी उस वक्त के बच्चे स्कूल जाएं या ना जाएं चल जाएगा, पर क्या चाहिए भाई, खेलन जरूर जाना है कबड्डी। इस तरह को होगा कि नौकरी मिल लगी, सरकारी नौकरी। ये एक बहुत बड़ी दिमाग में बैठ गई थी परिवार माँ बाप के। तो सब अपने बच्चों को भेजते थे कबड्डी खेलने, और उन्हीं बच्चों में से, उसी भीड़ में से एक जो हीरा निकल के आया वो है हमारे नरेश नरवाल जी। उन्होंने जो माँ बाप की डांट से खेलना शुरू किया और फिर इनका जुनून बन गया। बढ़ते बढ़ते आगे इन्होंने स्कूल लेवल पे खेला, कॉलेज लेवल पे खेला, यूनिवर्सिटी लेवल पे जीते। फिर इन्होंने, जैसे इन्होंने बताया कि ये चाहते थे कि ये खेल और लोगों तक पहुँचे, और उसी कड़ी में फिर इन्होंने एकेडमी शुरू करी। एकेडमी आपने 2000 एकेडमी बाद में शुरू करी। पहले हमने अपने गांव में ग्राउंड बनाया खाली। अच्छा। हॉस्टल नहीं बनाया। वहाँ कोई बाहर गाओ, प्रैक्टिस करो और घर चले जाओ। बाहर का कोई 1-2 बच्चा इधर उधर गुआंढ से आता था, नहीं तो नहीं आते थे। अपने गांव के बच्चे खिलाने शुरू करे। वो खिलाते खिलाते जब प्रैक्टिस करवाने के बाद में, जैसे प्रदीप है, अब मैं उनको बोल भी देता था, मैं कहा भाई ऐसे कोई नहीं पूछेगा, हमने नौकरी नहीं चाहिए, चाहे कुछ लगो चाहे ना लगो, हमने तो एक चीज़ चाहिए बस, खिलाड़ी बनना है। तो अगर मेरी बात माननी है तो अगर कहीं भी टूर्नामेंट में चले गए ना, टूर्नामेंट पूरा झुका हुआ है, आधा इधर आधा इधर है। अगर टूर्नामेंट में तुम चले गए और किसी ने देख लिया कि भाई टूर्नामेंट में आ गए, जिस टीम में खेल लिए ना, पब्लिक उसी टीम के पीछे हो जानी चाहिए। वो मेहनत करेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये प्रो कबड्डी शुरू होगी। प्रो कबड्डी शुरू होने के बाद अपना ये प्रदीप भी था, राकेश भी था, खेले तो सभी अच्छे, पर प्रदीप ने तो कमाल ही कर दिया। अच्छा। हाँ, उसने फिर हमारी आत्मा को पूरी शांति दे दी। अच्छा। जो हमारे मन में हम बात लेके चले थे, जो सोच के हम कबड्डी खिलाने लगे थे, उसने हमारी वो च्वाइस पूरी कर दी। मतलब पूरे वर्ल्ड में उसने ये बता दिया कि भाई हम भी हैं। बिल्कुल सर। तो गुरु की सबसे बड़ी संतुष्टि, असली जो पहले के टाइम में होते थे ना कि गुरु दक्षिणा, वो गुरु दक्षिणा यही होती थी कि गुरु की आत्मा ठंडी हो जाओ, है ना। गुरु को सबसे ज़्यादा संतुष्टि तब होती है तब उसका शिष्य बहुत बढ़िया परफॉर्म करे, प्रसिद्ध हो जाए। तो गुरु दक्षिणा जो है पहले के ज़माने में जब बात कर रहे थे, वो होती थी जिससे शिक्षा पूरी करने के बाद गुरु दक्षिणा की मांग करते थे अपने हिसाब से, और शिष्य बड़ी खुशी खुशी वो गुरु दक्षिणा देते थे। यहाँ पे गुरु दक्षिणा जो प्रदीप नरवाल जी ने दी, वो उनकी आत्मा को ठंडी कर गई, जो नरेश नरवाल जी ने अभी भी बताया। और नरेश नरवाल जी, इसके आगे की कहानी बताएं हमें। प्रदीप जी ने जो उपलब्धियाँ हासिल करी, आपके साथ में जुड़े, बहुत ज़बरदस्त हैं। और भी खिलाड़ियों के बारे में बताएं, और उसके बाद एकेडमी के बारे में बात करेंगे। और भी हमारे बहुत सारे खिलाड़ी हैं भाई, जैसे प्रदीप के साथ में ही थे, राकेश है, वो भी उसके साथ में, अब इनकम टैक्स में साथ में ही नौकरी कर रहा है, साथ में ही प्रो खेलता है। और एक विनोद है, कुलदीप है, वो उससे थोड़े सीनियर हैं, कुलदीप है, अनिल है, बहुत खिलाड़ी हैं गांव की। कम से कम भी हमारे 18-20 खिलाड़ी हर प्रो में सिलेक्शन होता है जी। फिर जब ये गांव में छोटा सा एक ग्राउंड पे खेलना शुरू किया था, उसके बाद बढ़ते बढ़ते और खिलाड़ी जुड़ गए आप लोगों के साथ में, और प्रो कबड्डी आई तो इसने कबड्डी जो गेम है इसके नक्शा ही बदल के रख दिया। दुनिया के नक्शे पे इसको छा गई है कबड्डी। और उसके बाद मैं जानना चाहूँगा, जब एकेडमी का ख्याल कब आया, कब से आपने शुरू करी है एकेडमी? भैया देखो, जब प्रो कबड्डी स्टार्ट हुई
उससे पहले बहुत कम क्रेज़ था कबड्डी का। जिस टाइम प्रो कबड्डी शुरू हुई उस टाइम के बाद इतनी मजबूरी होगी हमारी भी कि कोई रिश्तेदार, कोई जो जानकार था, यारा प्यारा दोस्त, सब कहने लगे भाई मेरे बच्चे को भी खिला, मैं भी छोड़ दूंगा। तो हमने भैया गांव में रखने से उचित समझा। फिर यहाँ हमने हॉस्टल बनाने की मजबूरी होगी हमारी, हॉस्टल बनाया। हॉस्टल बनाते ही हमने पहले सोचा था कि 50-60 बच्चों को रखेंगे जी। हमने 50 बेड बनवाए थे। 2 ही महीने में हमारे 100 बेड बनवाने पड़े, बिल्कुल पूरा हॉस्टल भर गया, 100 ही बेडों की जगह है। अब भी इतनी मजबूरी होती है कि अब इस टाइम पे ना मार्च अप्रैल मई में 2 महीने तो अब तो ये लॉकडाउन लग रहा है, नहीं तो इस टाइम पे हमें मना करना पड़ता था। जी। तो अब जैसे एक इमरजेंसी फ़ोन आया है नरेश जी के पास में, तब तक हम बात कर रहे थे कि एकेडमी का ख्याल ऐसे ही नहीं आया, वो प्रो कबड्डी के क्रेज़ के बाद एक ज़रूरत बन गई। बहुत सारे लोगों में ये जुनून पैदा हुआ कि देख के इस खेल को, फिर एक ज़रूरत बनी। और जो हॉस्टल जिसकी बात कर रहे हैं एकेडमी का, वो है गांव लजवाड़ा कलां, जो बड्डा लजवाड़ा है, ज़िला जींद। जो बड्डा लजवाड़ा है जींद ज़िले का आखिरी गांव है। इसके अगला गांव जो है जुलाना से गोहाना रोड पे, वो है रिंडाना, वो सोनीपत ज़िले का गांव है, जिससे हमारे नरेश नरवाल जी जिस गांव से संबंध रखते हैं। और ये साथ में ही लगते गांव के जो खेतों वाले एरिया हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा इन्होंने हॉस्टल तैयार किया है। जो बात कर रहे थे कि 100 बेड का, तो कम से कम 100 खिलाड़ी यहाँ पे एक साथ में रह सकते हैं। और कितने दिन का होता है, नरेश नरवाल जी से और सवाल पूछेंगे कि कब कोई खिलाड़ी ज्वाइन करता है और कितने साल रहता है आपके पास ये हॉस्टल में एनरोल करने के लिए, आपके पास जुड़ने के लिए किस तरह से आपके संपर्क किया जा सकता है? देखो भैया, वैसे तो बहुत सारी एकेडमी है, कोई किसी एज का बच्चा लेता है, कोई सी। हमने तो एक टाइम बना रखा है, 14 साल से 17 साल तक का बच्चा होना चाहिए। हम तो स्पष्ट बताते थे बच्चे को, भाई 14 साल से 17 साल तक की एज है कबड्डी खेलने की, कबड्डी खेलना सीखना है तो। और हमारे तो बच्चे जो वो बहुत छोटे छोटे बच्चे खेलने लग जाते हैं, 10 साल के 11 साल के बच्चे हैं ना, वही कबड्डी खेलने लग जाते हैं। क्या 14 साल से कम एज का बच्चा भी आपके पास शुरू कर सकता है? हाँ बिल्कुल, ये प्रदीप और सब ने 10-10, 11-11 साल के अब भी खेलने लग रहे, 11-11, 12-12 साल के बच्चे। तो हॉस्टल है उसके लिए अवेलेबल छोटे बच्चों के लिए? हॉस्टल है 12 साल से ऊपर, 12 साल के 9-10 बच्चे हैं हमारे पास। अच्छा, तो 12 साल की कम से कम उम्र हो हॉस्टल ज्वाइन करने के लिए। और हॉस्टल ज्वाइन करने की क्या फ़ीस है, किस तरह इनरोल किया जा सकता है आपके पास? 5,000 रुपये तो एडमिशन फ़ीस है लाइफ टाइम के लिए। ठीक है। बच्चा 10 साल खेलो, 1 साल खेलो, लाइफ टाइम के लिए 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। ठीक है। और 7,000 रुपये मंथली चार्ज है। 7,000 रुपये मंथली चार्ज है। मंथली चार्ज इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें रहना, खाना, ट्रेनिंग सब 7,000 में मिलेगा। खाने में सुबह नाश्ता मिलेगा, दोपहर में खाना मिलेगा, शाम में फिर खाना मिलेगा, छक्के खाओ, रोटी सब्जी। और 1 किलो दूध मिलेगा एकेडमी की तरफ से, आधी किलो सुबह, आधी किलो शाम को। प्योर भैंसों का दूध मिलेगा, गांव से आता है, डेयरी में से स्पेशल निकलवा के लाते हैं। ये जो 7,000 रुपये हैं, बहुत ही नॉमिनल चार्ज है मैं कहूँगा, क्योंकि 7,000 रुपये तो कम से कम एक जगह किराया होता है एक रूम का। इसमें रहना भी है और 3 वक्त का खाना, साथ में 1 किलो दूध बता रहे हैं आप? 1 किलो दूध प्योर भैंसों का। 1 किलो दूध भैंसों का, प्योर दूध, बिना मिलावट का, ये ध्यान देने वाली बात है। तो जो खाना 3 वक्त का होता है, इसमें क्या क्या डाइट शामिल करते हैं आप? मतलब किसी डाइटिशियन से कंसल्ट करते हैं कैसे? हाँ, कंसल्ट करते हैं। जैसे सुबह नाश्ते में है, अब गर्मी का मौसम आएगा, गर्मी का मौसम में आएगा, दूध में गेहूँ का दलिया बनेगा ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। हफ्ते में कम से कम 4 दिन चलेगा। ठीक है। और 3 दिन केले मिलेंगे। और सर्दी के मौसम में अंडे और दूध, केले और दूध। जो बच्चे यहाँ पे आते हैं आपके पास, एनरोल हो जाते हैं, हॉस्टल में आ जाते हैं, और उनकी पढ़ाई की उम्र होती है, तो पढ़ाई किस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं? वो खेल के साथ साथ यहाँ पे हॉस्टल में भी रहें, खेलें भी, और पढ़ाई कैसे पूरी करें? इसका कोई प्रावधान है यहाँ पे? हाँ है, इसका प्रावधान भी है। प्राइवेट स्कूल भी है, CBSE भी है,
हरियाणा बोर्ड भी है और सरकारी स्कूल भी है। जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं उनकी तो बस आती है स्पेशल। तो हॉस्टल की बात कर रहे थे, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई की उम्र छोटी उम्र होती है, 12-14 साल से बच्चा इनरोल कर लेता है यहाँ पे। तो आप बता रहे कि यहाँ के आसपास में कौन से ऐसे स्कूल हैं, बहुत सारे प्राइवेट और सरकारी स्कूल बता रहे हैं, वहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। कैसे, कोई बस वगैरह आती है यहाँ पे कैसे? प्राइवेट स्कूलों की तो सबकी जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं प्राइवेट में उनकी तो बस आती है, एकेडमी से लेकर जाती है, छुट्टी होने के बाद एकेडमी में छोड़ के जाती है। सुबह 5 बजे से 7 बजे तक प्रैक्टिस करो, ट्रेनिंग करो अपनी। ट्रेनिंग करने के बाद अपना नाश्ता करो, उनको नाश्ता तैयार मिलेगा, नेपाली रहते हैं अपने पास। और अपना टिफ़िन लो, नेपाली उनका खाना बनाएंगे। वो तब तक नहाएंगे धोएंगे, अपने ड्रेस लगाएंगे, अपनी ड्रेस लगाओ और टिफ़िन पैक करो और अपने स्कूल में टिफ़िन लेकर जाओ, स्कूल में जाओ। और स्कूल से आने के बाद खाना खाना चाहें तो फिर भी बना के देंगे नेपाली खाना, दोपहर वाला। स्कूल से आने के बाद टिफ़िन मिलता है, जैसे माँ बाप बच्चों को स्कूल जाते टाइम टिफ़िन देते हैं, माँ बाप की तरह ध्यान रखा जाता है। टिफ़िन मिलता है बच्चों को स्कूल जाने के टाइम पे। स्कूल से आने के बाद फिर से भूख लगी है तो फिर से खाना मिलता है। अपना खाना खा के आराम करते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग पे जाते हैं। ट्रेनिंग में जाते हैं 5 बजे। ट्रेनिंग पे जाते हैं 5 बजे। 5 बजे फिर ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और फिर अपना 2 घंटे 3 घंटे ट्रेनिंग करो, शाम को 8 बजे तक 7:30 बजे तक। फिर आगे अपना नहाओ धो रेस्ट करो। और जिस टाइम सर्दी का टाइम आता है, पेपरों का टाइम नज़दीक आता है, 3 महीने 3.5-4 महीने, उस टाइम में शाम को 2 घंटे ट्यूशन पढ़वाते हैं। टीचर स्पेशल पढ़ाने के लिए आता है यहाँ अकेडमी में भी। यहाँ पढ़ाई होती है फिर अलग से वो जी। तो खास ध्यान रखा जाता है पढ़ाई का भी, खेल के साथ साथ पढ़ाई ज़्यादा बिल्कुल ज़रूरी है और उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जैसे अभी कोच साहब बता रहे हैं यहाँ पे। कोच साहब यहाँ पे नरेश जी मैं पूछना चाहूँगा कि बच्चों पे कंट्रोल कितना है? जैसे लंच टाइम पे मैं घर से स्कूल से आ गया, मैंने खाना खाया, मैं सो गया आराम से। कुछ सो रहे हैं, कुछ शरारती बच्चे भी होते हैं जो घर वालों को बोलते हैं हाँ मैं कबड्डी खेलना चाहता हूँ, आगे मस्ती करनी है, निकल गए यहाँ से कहीं घूमने फिरने। तो इस तरह का कोई कंट्रोल है कि बच्चे कहीं भी जा सकते हैं? बिल्कुल कंट्रोल है भाई जी। देखो, बच्चा स्कूल में से रास्ते में बस में से कहीं नहीं उतरेगा और यहाँ हॉस्टल से बगैर पूछे कहीं भी नहीं जाएगा। हॉस्टल में रहेगा और ग्राउंड पे। अगर कोई बगैर पूछे कहीं भी जाता है, चाहे उसको कुछ भी सामान की ज़रूरत है, हमारे यहाँ 2-3 स्पेशल क्लर्क हैं, वो सामान ला कर देंगे। अगर कोई बगैर पूछे कहीं भी जाता है, कोई चाहे बाल कटवाने के लिए जाता है बगैर पूछे, उसको भी अनुशासनहीनता करके एकेडमी से बाहर कर दिया जाएगा। वो कितनी सिफारिश ले गए, उसको एकेडमी में रखा नहीं जाएगा बिल्कुल भी। वो खुद बच्चे की जिम्मेवारी है। वो कहीं भी जाएगा पूछ के जाएगा, उसका कोई मिलने वाला आएगा पूछ के मिलेगा। बगैर पूछे कोई रिश्तेदार कोई भी आएगा नहीं मिलेगा, नहीं उसके साथ जाएगा कहीं भी। सिर्फ ग्राउंड और हॉस्टल ये 2 अथॉरिटी हैं, यहाँ जा सकता, बगैर पूछे हॉस्टल में आ सके है, बगैर पूछे ग्राउंड पर किसी टाइम जाओ आओ प्रैक्टिस करो, बस ये अथॉरिटी है और कहीं जाने की अथॉरिटी नहीं है इससे बाहर। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सारी डिटेल हमने पूछी। एक और चीज़ पूछना चाहेंगे नरेश जी, यहाँ तक पहुँचने के, आप कबड्डी खेलने का जुनून है, आप तक कैसे पहुँचा जाए? देखिए, फ़ोन नंबर पहले भी दिए हमने, फ़ोन पे संपर्क कर लो और एड्रेस भी दिया हुआ है जी। एक बार दर्शकों को फिर से बता दें कृपया। फ़ोन भी दिया हुआ है, एड्रेस भी दिया हुआ है। कोई भी फ़ोन भी बता दें, फ़ोन नंबर भी बता दें आपका एक बार। फ़ोन नंबर लो, हमारा फ़ोन नंबर है 94 660 61 845। ओके। और यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या साधन है, मतलब परिवहन का साधन क्या है यहाँ तक पहुँचने के? पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोई भी देखो, जो हरियाणा का लोकल है, हमारा एक रूट तो गोवाना वाला लगता है, जो गोवाना से जुलाना बस आती जाती है। रोहतक से आना है, जींद वाली बस में बैठो, जुलाना उतरो। जुलाना से गोवाना वाली बस में बैठो रिंडाना के लिए। रिंडाना से पहले अपनी अकेडमी में, जुलाना से बैठते ही बोल दो कि नरवाड़ा अकेडमी पे उतरना है। जुलाना से आप रिंडाना के लिए बैठोगे, रिंडाना के लिए बैठते ही बोल दो किसी को, व्हीकल वाले को भी, कि अकेडमी पे उतरना है, ऑन रोड अकेडमी अपनी, वो अपने आप उतार देगा। दिल्ली से आना है, दिल्ली से रोहतक, रोहतक से सीधा जुलाना, जुलाना से सीधा अकेडमी। तो
भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ से यहाँ पे बच्चे ट्रेनिंग के लिए पहुंचे हुए हैं, या भारत के बाहर से भी कुछ बच्चे आपके पास हैं? भारत के बाहर से, नेपाल से भी आए हुए हैं। नेपाल से भी बच्चे यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। कबड्डी के जो जुनूनी है यहाँ तक पहुंचे हुए हैं और नेपाल से बता रहे हैं। और भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहाँ से बच्चे यहाँ पे पहुंचे? भारत के भैया बहुत तकरीबन स्टेट हैं जहाँ से बच्चे, उत्तराखंड से भी, तेलंगाना से भी, अच्छा। और यूपी, राजस्थान, हरियाणा, इन स्टेटों से तो बहुत ज़्यादा बच्चे, महाराष्ट्र से भी। ओके, तो तकरीबन हर राज्य से जो जुनून रखते हैं कबड्डी का, वो बच्चे यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, एनरोल्ड हैं यहाँ पे और प्रैक्टिस करते हैं, खेल को आगे बढ़ाते हैं। और इसके बारे में कुछ और बताएं, कबड्डी एकेडमी को लेके, अपने खास किसी शिष्य को लेके। देखो एकेडमी के बारे में तो यही है भैया, हमने 3 साल हुए एकेडमी करने, बच्चा में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। इसकी आपके जो एकेडमी है, इसकी और कोई ब्रांचेज भी हैं, कहीं और भी है, ये सिर्फ यहीं पे? नहीं, अभी तक हमने कोई ब्रांच नहीं खोली है, ना खोलने की सलाह। बहुत सारे लोगों में फ़ोन आते हैं कि भैया हमारे पास खोल लो आगे एकेडमी, हमारे पास ब्रांच खोल लो। नहीं भैया, हम एक ही चला सकते हैं, हमारे में इतना वो नहीं है, ना हमारे को इतना लालच है पैसा कमाने का कि हम यहाँ भी नाम रखे आएँ, वहाँ भी रखे आएँ, 4 दिन वहाँ रहे, 5 दिन यहाँ रहे, 4 दिन वहाँ रहे। ये हमारे को लालच नहीं है बिल्कुल भी। हम यहीं रहते हैं, यहीं प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चों की और दिन रात यहीं लगे रहते हैं। यही हमारा जुनून है बस। और कितने प्लेयर बना सकते हैं हम, बस इस बात पर ध्यान है पूरा। जी, धन्यवाद नरेश जी। नरेश जी, खास कोई हमारे दर्शक कबड्डी के प्रेमी हैं, उनके लिए खास संदेश क्या है आपका? देखिए, उनके लिए, जो कबड्डी के प्रेमी हैं उनके लिए भी, और जो कबड्डी के प्रेमी कम हैं उनने भी कबड्डी के प्रेमी हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारा ये लोकल खेल है, बहुत कम खर्चे वाला खेल है और इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। देखो, कामयाब करने वाला तो भगवान है, पढ़ाई में भी सब कामयाब नहीं होते, खेल में भी सब कामयाब नहीं होते, पर इतनी तो मैं ज़रूर गारंटी लेता हूँ, जो बच्चा कबड्डी खेलता है या और कोई भी सपोर्ट करता है वो कभी भी बर्बाद नहीं होगा। पहले तो उसका शरीर स्वस्थ रहेगा, किसी भी ऐल फैल में नहीं बढ़ेगा, वो अपने माँ बाप के इज्जत करेगा, अपने गुरु की इज्जत करेगा, अपने से बड़ों की इज्जत करनी सीख जाएगा। जो सपोर्टमैन होता है उसका दिमाग ऑटोमेटिक ठंडा हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे नरेश नरवाल जी, जो बड़े बड़े कबड्डी खिलाड़ियों के कोच रहे हैं।